की हिम्मत कितने लोगों में है, क्योंकि क्यों नहीं है हिम्मत, क्योंकि आपको कल किसी केस में फंसा के आपको जेल में भर देंगे, ईडी डाल देंगे, सीबीआई डाल देंगे, आपको कोई ना कोई कानून दाव पेच में फंसा के जेल में डाल देंगे, आपकी जुबान पे ताले लगाने के लिए इनके पास सारे प्रबंध हैं। निकलता अब स्मृति ईरानी कहाँ चली गई, कहाँ है स्मृति ईरानी, कौन है स्मृति ईरानी? महिला मंत्रालय की मुखिया है, वो हर छोटी से छोटी चीज पर बोलती थी। जब निर्भया का आंदोलन हम यहीं आई थी वो हमारे पास। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। बिल्किस बानो की खबर आप जानते हैं, शायद टीवी मीडिया ना सही, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आप इस खबर के बारे में, इस प्रकरण के बारे में अब तक डिटेल में जान चुके होंगे। 15 अगस्त जब हमारे प्रधानमंत्री आंसू बहा रहे थे और बड़े ही भावुक होकर ये कह रहे थे कि हमें महिलाओं के बारे में ज़्यादा संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है और उन्हें सम्मान देने की ज़रूरत है। अगर 75 साल में भी आज तक हम अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए तो इस देश के लोकतंत्र का, इस देश में बैठे सभी नेताओं के वजूद पर सवाल उठने चाहिए। उसी दिन जब एक भावुक भाषण दिया गया, उसी दिन शाम को 11 अपराधियों को रिहा कर दिया गया जिन्होंने एक बच्ची की नृशंस हत्या करी, एक गर्भवती महिला का बलात्कार किया, उसका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। और ये विरोधाभास है कि हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं और उन्हीं के गृह राज्य में उस कमेटी के द्वारा 11 अपराधियों को छोड़ दिया गया जिसमें ज़्यादातर भाजपा के मंत्री थे। यहाँ पर मेरे साथ वही लोग हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे थे। मैम, मुझे ये बताइए कि किस तरीके की मैसेजिंग आप देखती हैं कि जब महिलाओं के साथ जो भी अपराध होते हैं उसमें एक तो डिले होता है और दूसरा कि हर बार महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध है उस पर आवाज़ उठाने वालों पे सवाल किए जाते हैं कि तुम ये इस पर सवाल कर रहे हो, उस पर क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। अगर ये नहीं होता तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते, यहाँ हमें आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये जो भेदभाव है, या जाने दें, ये जो भेदभाव है, जो एक ऐसे चश्मे से देखा जाता है कि उसकी जाति क्या थी, धर्म क्या था, उसको देखकर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं है। तो यही हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। हमारा यहाँ आने का यही उद्देश्य था कि बिल्किस बानो भी इस देश की बेटी है, बिल्किस बानो भी इस देश की नागरिक है और उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो शब्दों में बयान हम कर भी नहीं सकते। हम उसकी जो डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो आप सो नहीं पाते। मतलब जब हमने सुना जब उनके साथ हुआ, और थोड़ी सी ये खुशी थी कि चलो वो आरोपी पकड़े गए, अंदर गए। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, उसमें भी बहुत आसानी से उनको न्याय नहीं मिला था, पर वो जब अंदर गए कुछ साल ही हुए और अब उनको इस नाम से छोड़ दिया गया कि वो संस्कारों की दुहाई देते हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे गलत मैसेज, और अगर हिंदुस्तान के नागरिक और डेमोक्रेसी की बात की जाए तो इससे गलत कुछ नहीं हो सकता है। ये इतिहास में अपने आप में सबसे बड़ा मानव अधिकार की उल्लंघना का सबसे बड़ा उदाहरण है। ओके, जब हम गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और तभी ब्राह्मणों का नाम देकर, उनके संस्कारों का नाम देकर एक वर्ग विशेष के लोगों को छोड़ा जाता है, तो क्या एक पॉलिटिकल मैसेजिंग दिखती है आपको इसमें? बिल्कुल है। मतलब अगर आप बोलें इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं है, ये तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। हाँ। इसमें मैं उसको कवर अप नहीं कर सकती हूँ कि गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं, गुजरात में किस मानसिकता की सरकार है, केंद्र में किस मानसिकता की सरकार है, किस एक रिलीजन के प्रति वो विरोध करते हैं। उसमें अगर हम छुपाएंगे तो मतलब हम भी छुपाएंगे तो हम नागरिक नहीं कहलाने लायक है ना। हाँ जी, नेग्लिजेंस तो एक छोटा शब्द है, मतलब हम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं। हमें दिख रहा है एक वर्ग विशेष के साथ अत्याचार हो रहा है, एक वर्ग विशेष के साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव भी इस तरह का कि इवन बलात्कारियों को छोड़ दिया जा रहा है, उस पर्टिकुलर रिलीजन की महिलाओं के बलात्कारियों को भी छोड़ दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि क्या है ये देश, ये तो चरमरा गई ना, डेमोक्रेसी खत्म है, मतलब डेथ हो चुकी है डेमोक्रेसी की। तो मुझे लगता है उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और हम लोग तो कम से कम जागरूक लोग हैं, चाहे कुछ कम संख्या रही हो, बोलने के लिए बहुत कोई लोग बोलना चाहते हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको, पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है, इस फैसले के खिलाफ है। पर एक बात बताइए कि बोलने की हिम्मत कितने लोगों में है, क्योंकि क्यों नहीं है हिम्मत, क्योंकि आपको कल किसी केस में फंसा के आपको जेल में भर देंगे, ईडी डाल देंगे,
सीबीआई डाल देंगे, आपको कोई ना कोई कानून दाव पेच में फंसा के जेल में डाल देंगे, आपकी जुबान पे ताले लगाने के लिए इनके पास सारे प्रबंध हैं। तो कैसे गवर्नमेंट के इशारों पे नाचती हैं एजेंसियां, ये कह रही हैं। इशारों पे नाचना तो फिर एक अंडरस्टेटमेंट है। अंडरस्टेटमेंट है ये। बिल्कुल, अच्छा। इशारों पे नचा नहीं रहे हैं, वो चला रहे हैं एजेंसियों को। हाँ। जी, तो अभी एजेंसियां कोई रह नहीं गई हैं, सब एजेंसियां ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ एक ही एजेंसी चल रही है। और मेरे को दुख होता है, मैंने वोट किया उस सरकार के लिए, अच्छा, आपने मैंने भाजपा वोट सरकार के लिए वोट किया था? मैंने उनका व्यक्तित्व देखते हुए उनके लिए वोट किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को। और एक आज बात रिग्रेट होता है अपने डिसीजन पे? पूरी तरह से रिग्रेट है। मे बी अगर वो कुछ ऐसा कर देते, अगर वो बोलने की बजाय एक्शन में अपनी बातों को रखते, तो मैं रिग्रेट नहीं करती। मैंने उन्हें वोट दिया, इसीलिए मुझे ज़्यादा दुख होता है। और मैंने उन पर पूरा भरोसा किया। मैं एक समय पे बहुत ज़्यादा उनके लिए उनसे प्रेरित थी, इसीलिए दिल टूटता है कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं और जब वो कोई शब्द भी नहीं निकलता। अब स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? कहाँ है स्मृति ईरानी? कौन है स्मृति ईरानी? महिला मंत्रालय की मुखिया है। वो हर छोटी से छोटी चीज़ पर बोलती थी। जब निर्भया का आंदोलन, हम यहीं आई थी, वो हमारे पास भगा दिया था हमने उनको। वो बहुत भावुक होके गई। राहुल गांधी यहाँ आए, हमने तब भी उनको भगा दिया। हमें कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था निर्भया के समय। यहीं पर खड़े होके जहाँ आप बात करें, यहाँ मैं कम से कम 6 महीना रही। तो हम तो तब तो वो बड़े भावुक होकर आई थी निर्भया के लिए। अभी उनकी भावुकता कहाँ है बिल्किस बानो के लिए? क्यों वो चुप है अभी तक? क्यों वो बोलती नहीं है? अब कोई भी एक इनकी महिला सांसद या महिला मंत्री भी नहीं बोल रही हैं, जो कि आंसू बहाया करती थी। क्या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी एक समस्या है क्या, कि 49% इस देश की जनसंख्या महिलाएं हैं और तब भी हमारे पास 1951 से लेके आज तक भी 50% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं हम महिलाओं की संख्याओं में? तो क्या एक ये भी रीज़न नहीं है? देखिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। 50% जो आधी आबादी है महिलाओं की, वो हर जगह रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिर्फ कि पॉलिटिकल गलियारों में नहीं, हर जगह पर उनका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। पर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि उस रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता तो अपराध कम होते, या वो बोले, अगर जो जितनी बैठी हैं वो तो मुंह पे ताला लगा के बैठी है ना। तो आपको सही व्यक्तित्व का इंसान, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वहाँ पर चाहिए। पार्लियामेंट एक बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ से पूरा देश चलता है। वहाँ पर भावुक लोग चाहिए, वहाँ पर सेंटिमेंटल लोग चाहिए, वहाँ पर संवेदनशील लोग चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो मेरा क्राइटेरिया ये चुनने का नहीं होना चाहिए कि महिला को आधी आबादी हो, वो मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, वो एक अलग विषय है। पर तो क्या पुरुष महिलाओं के समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं? अगर मान लीजिए मैं अगर किसी समस्या से नहीं गुजरा हूँ, तो क्या मैं उस समस्या को ज़्यादा समझ पाऊंगा, एम्पैथाइज कर पाऊंगा क्या? देखिए, ये भी एक विषय है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ लगभग लाखों लोग जुड़े हैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से। ज़्यादातर पुरुष हैं। हमारे भाई जो आए हैं, अभी देखिए आप आसपास खड़े हैं, ये लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, ये सब पुरुष हैं। इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, तभी आज यहाँ पर हैं। ज़्यादातर पुरुष आए हैं। तो मैं ये इस बात को इससे जोड़ना नहीं चाहती हूँ कि पुरुष और महिलाएं की संवेदनशीलता में अलग अलग होता है। मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा समझ सकती हैं, रिलेट कर सकती हैं, रिलेट कर सकती हैं। पर उस पर वो कार्यवाही क्या करेंगी, वो ऐसा नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, अगर मेरे पास 2 लाख फॉलोअर्स हैं हमारे साथ, तो 1.25 लाख ज़्यादातर मेरे तो मुद्दे पे, जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार है, उस पर ज़्यादातर पुरुष जुड़े हुए हैं। यस, 80 to 90। एक महिला का और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज हैं, वो कहती हैं कि मनुस्मृति का धन्यवाद करना चाहिए इस देश की हर महिला को कि मनुस्मृति ने उनको अधिकार दिलाया, जबकि वही मनुस्मृति कहती है कि औरतें पुरुषों के पैर की जूती है। देखिए, मनुस्मृति वही, अलग अलग लोग उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। मुझे लगता है कि वो काफ़ी उसमें बदलाव आया है, लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। शुरू में जो था, अभी मुझे लगता है पहले हम ज़्यादा एम्पावर्ड थे एज वुमेन, मुझे लगता है। पहले थे बहुत साल पहले की अगर बात करें तो बराबरी थी। अगर आप उसका इतिहास उठा के देखें, सर भी इस बात को बोलेंगे, बहुत अगर सालों की नहीं, पहला जो मैं पहला जब हिंदुस्तान में महिलाओं का विद्यालय खुला, तो वहाँ पर महिलाएं ही सावित्रीबाई फुले पे कूड़ा फेंक देती थी।
तो आप ये देखिए, महिलाएं कूड़ा फेंक देती थी पर सावित्री बाई भी तो निकल के वहीं से आई। हाँ। तो ऐसा नहीं है एम्पावरमेंट नहीं थी वो कि हम पहले से बहुत एम्पावर्ड हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है अब मैं आपसे 500 साल पहले 700 साल पहले की जो इतिहास हमने समझा है, महिलाएं बराबर क्या थी। इतिहास ये समझा? धीरे 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 डेटोरिएट हुआ। अगर आप उस एरा में चले जाएं, किस एरा में, थोड़ा बताइए मुझे। देखिए अगर आप बात करते हैं, आप चलिए आप मान लीजिए द्रौपदी, नॉट अ डिबेट, मैं समझना चाह रहा हूँ किस क्या लॉजिक दे रही हैं। जो मैंने समझा है कि पहले जब लगभग नहीं नहीं नहीं, इट्स फाइन। नहीं, महिलाओं के अराउंड ही है और बात अभी है। आप बोल रहे हैं कि आपने किस मनुस्मृति में पढ़ा है जहाँ महिलाओं को पैर की जूती कहा जाता है? मैं आपने पढ़ी है मनुस्मृति? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल पढ़ा हूँ और मैं मनुस्मृति नहीं मानता हूँ। बिल्कुल पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि महिलाओं को बराबर कहा गया है मनुस्मृति में? बिल्कुल बताइए। नहीं, पैर की जूती कहा गया। अगर आप एक मीडिया हाउस से आते हैं और आप ये कह रहे हैं मनुस्मृति पहले हिंदुओं की किताब नहीं है, ना ही वो हमारे संविधान हिंदुओं की किताब नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं है हिंदुओं की किताब। अगर आप कुछ अगर वो इसमें इस बात को डिनोट कर रहा है, आप कह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है मनुस्मृति? क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राणा दीपू सिंह है। आई एम प्राउड राणा दीपू सो व्हाट? आप जिस चीज को डिनोट कर रहे हैं, अगर हम इसके लिए खड़े नहीं ना है, हम इसका बिल्किस बानो मुसलमान है, मेरा मैं एक हिंदू हूँ। मैम, मैं आपने पहले आप मुझे ये बताइए कि मनुस्मृति में कहाँ लिखा हुआ है कि महिलाओं जो है पुरुषों की पैर की जूती है? कहाँ लिखा हुआ? हाँ बताइए। अभी हंसने से थोड़ी हो जाएगा। अब हंस के बाद तो देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है इग्नोरेंस है। नहीं, कि मैं जब आपसे हम पूछ रहा हूँ, हम बताइए आपसे सवाल, है कहाँ ये? मैंने ये बताइए मनुस्मृति, एक मिनट, हमारा देश मनुस्मृति से चलेगा या संविधान नहीं से? चलता है। तो फिर नहीं चलता है, लेकिन मनुस्मृति मैं बताता हूँ ना आपको। हाँ, बताइए। जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस कहाँ से मिलता है? अदालतों से मिलता है। संविधान से। अदालतों जी, से, संविधान जी, से, जी। ठीक है। जब हमारे अदालत में बैठी हुई एक महिला जज ये कहती हैं कि इस देश की कौन सी महिला जज? पहली बात, आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, हाँ जी, बताइए। ओके, इधर इधर बोलिए ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ। जिस आप संविधान की बात कर रहे हैं, उसी संविधान के हिसाब से भारत में 10 लाख रेप के केसेस पेंडिंग है टिल डेट नाउ। मैं तभी जुडिशरी पे सवाल तो कर फिर रहा तो आप एक मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं तो जुडिशरी पे भी करिए। था। तो मैं, अरे सर, आप सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ मनुस्मृति आप सवाल नहीं देश समझे। मनुस्मृति से चलेगा। मैं कह रहा हूँ संविधान मैंने से क्या चलेगा। बोला आपको? मैं कह रहा हूँ मैंने बोला कि मनुस्मृति चलेगा। तो आप मनुस्मृति कोट ही क्यों कर रहे हैं? अरे जज ने कोट किया है, कौन से मैंने जज नहीं। ने? क्या वो बिल्किस बानो का? हम दिखाइए क्या है? गूगल कम सुनिए। क्या करिए, गूगल जो है ना दिन भर आता है, गूगल का स्क्रॉल झूठ लिखता है। हाँ बताइए, कौन Scroll- लिख रहा है बताइए? पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? पहले पढ़ कौन के है बताइए। स्क्रॉल? क्या आप पढ़ के बताइए, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ के नहीं, आप बताइए। पढ़िए ना। हाँ बताइए। Indian जो- women क्या- are blessed since scripture like Manusmriti given them कब का है ये न्यूज़? जरा एक बार खोलिए, मुझे एक बार हाँ, इसको खोलिए। 11 अगस्त हाँ। 11 अगस्त 2022 हाँ, का क्या- है। हाँ। और ये जज का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रतिभा एम- प्रतिभा एम सिंह। क्या ये कह रही दिल्ली है? हाई कोर्ट की हाँ, जज है। वो कह रही हैं कि तो मनुस्मृति एक मिनट, क्या मनुस्मृति मैं मनुस्मृति आपसे जो है, जो पूछ रहा हूँ, पहले हाँ, आपने सवाल पूछ लिया। हाँ। क्या प्रतिभा एम सिंह अगर कह देंगी हाँ। कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा तो चलेगा? तो व्हाई यू आर कोटिंग ऑन इट? अरे भाई, हम यहाँ बिल्किस बानो के लिए बैठे हैं। आप उसको हिंदू आप मुसलमान, सुनिए, मैं प्रतिभा सिंह, मनुस्मृति पे, हम यहाँ बिल्किस बानो के हाँ, लिए पहले आप प्रोटेस्ट कर complete रहे हैं। कर लीजिए, फिर हम हम बात यहाँ करेंगे। क्यों आए हैं? हाँ बताइए। हम इसलिए आए हैं कि देश में बैठी एक सरकार ने जघन्य अपराध करने वाले 11 लोगों को छोड़ दिया है, जिससे और जो आरोपी हैं उनको Have I denied it? क्या? Have I denied it? तो आप मनुस्मृति और किसी और चीज को कोट करने का क्या मतलब है? सुनिए, जब जस्टिस सिस्टम में बैठे लोग, जस्टिस सिस्टम में बैठे लोग 200 बातें दिन भर में बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो हम उन्हें उनकी पोजीशन के कारण हम उन्हें उनकी बातों को क्या इरेलेवेंट कह देंगे? बिल्कुल ही जब वो संविधान, अरे जज है वो, इरेलेवेंट कैसे हो जाएगी? क्योंकि वो जज उस मनुस्मृति से हिसाब से नहीं चलेगा। वो जज चाहे भी तो संविधान से ही चलेगा। एग्जैक्टली, जज दिस चाहे इज द भी- रीजन, हाँ, दिस तो इज ये- द ये रीजन आई एम अगर आस्किंग अगर दिस वो क्वेश्चन जज, सर। अगर मैं इस देश का राष्ट्रपति भी बन जाऊं हाँ। और कल मैं मनुस्मृति कोट कर दूं, हाँ। फिर भी ये देश संविधान तब भी से ही आप पर चलेगा। सवाल चले तब भी ये उठेंगे, देश संविधान तब से ही आप पर चलेगा। सवाल उठेंगे सर, और आपके जैसा तब आप मीडिया पर उस सवाल पे आके उठेंगे। कहेगा, जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आप मनुस्मृति की बात नहीं कर सकते तो हैं। आप क्यों ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति पैर की जूती कर रहा था? इस बात को यहाँ कोट करने की क्या आवश्यकता थी? आई जस्ट वांट टू नो, जस्ट क्लियर, बताइए क्यों? अब क्या? मेरी बात जरा समझिए बताइए। आपको। अगर उस महिला जज के सामने कोई एक रेप की पीड़िता मैं आती आपसे है, ये पूछ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो कहाँ है पैर की जूती वाली बात? कहीं नहीं लिखा है। नहीं। मनुस्मृति कितनी बार पढ़ी आप? किसमें? आपसे ज्यादा बार, पक्का। चलिए अभी मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आपसे ज्यादा चलिए बार। चलिए चलिए विल गेट डिस्कस अबाउट हाँ, इट अभी, चलिए। राइट? प्रथम सर का बताइए। क्या प्रथम सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा है, आप पहले इस चीज का जवाब दीजिएगा कि मनुस्मृति में कहाँ लिखा हुआ है कि वो पैरों की जूती हैं? क्या मनुस्मृति भारतीय स्क्रिप्ट, क्या भारतीय किताब है
क्या हम एक मिनट दिखाइए, आइए आइए, बताइए बताइए। उनसे क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना, मनुस्मृति को हम हिंदू, मैं हिंदू हूँ, कोई भी हिंदू किसी भी पूजा पाठ में मनुस्मृति नहीं पढ़ी जाती है। अच्छा, बताइए आप, मैं आप किसी से पूछिए, किसी शादी कहीं में नहीं पढ़ी जाती है मनुस्मृति? किसी वर्ण व्यवस्था मानते हैं कि नहीं? किसको? वर्ण व्यवस्था मानते हैं? मैं बिल्कुल मानते हैं। एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं आप? हंसने से नहीं होगा। सुनिए, यहाँ संस्कृत का क्लास करने नहीं आए, आप यहाँ न्यूज़ बिजनेस मैनों को न्यूज़ न्याय से दिलाने आए। बाद में आइए। एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। बाबा साहब ने कुछ कैटेगराइज किया है, बिल्कुल मानते उसी को वर्ण व्यवस्था मानते हैं हम, जो बाबा साहब ने कैटेगराइज किया। अगर बाबा साहब ने छूत छूत पे कहा है तो हम उसको नहीं मानते हैं। एकदम छुआछूत नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई कोटेड इट वंस अगेन। हाँ, आइए बताइए। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, बोलिए। मैं महिलाओं के अराउंड बात कर रहा था, सर ने शुरू सुनिए, की। आपने बात क्या कीजिए, कोटेड? कैसे उसको न्याय मिले, इस चीज पे चर्चा न्याय पे बात कीजिए, करिए। न्याय पे बात आप कीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं उस पे बात कीजिए। हम हिंदू हैं फिर भी यहाँ हैं। मैम हम हिंदू आप हैं। ये बताइए, एक मिनट उनसे बात फिर करें। भी हम यहाँ आए हैं। तो महिलाओं आप की ऐसे बातें मत हैं ना, करिए, हिंदू पे महिलाओं मत की करिए। बातें हैं ना, आप महिलाओं को करिए। जवाब देने दीजिए। ऐसा सुनिए। कुछ नहीं है। मैम जरा मुझे ये बताइए, आप ये क्या मत करिए कि सुनिए आप- हम सुनिए, हिंदू हैं फिर भी क्या हम मेरे सारे सवाल महिलाओं के अराउंड नहीं थे? नहीं गए होंगे अंकित। बताइए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी महिलाओं के राउंड ही थे। मेरे अराउंड महिलाओं के अराउंड ही थे ना सारे सवाल। तो आपको उसमें एजेंडा ढूंढना है तो ढूंढते रहिए सर। नहीं नहीं, वो मनुस्मृति की बात है। देखो, Can we continue? हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देता है मनुस्मृति की। आप मैम इनका क्या किया जा सकता है आपको? अरे कोई बात नहीं, वो सब अपनी अपनी सोच रखते हैं। आप इनसे बात कीजिए, इनसे अच्छा जरूर। एक्सपीरियंस तो किसी का नहीं हो सकता ना। मेरा कहने का मतलब ये था कि टाइम में मेमोरियल, अब मुझे आप साल पूछेंगे वो नहीं मैं उधर जा भी नहीं रहा था, मैं उधर जा भी नहीं मैं रहा कह था। रही हूँ, उन्होंने ड्रैग किया conversation। महिलाएं एम्पावर्ड थी, शुरू से ही थी। वो एक्चुअली बीच में एक ऐसा दौर आया, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई। Fair enough। वो मेरा पॉइंट था कि ऐसा नहीं था कि महिला एम्पावर्ड नहीं थी, शुरू से थी, बट धीरे 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 वो दौर आया कि उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई। अब वो फिर से वक्त आ गया कि उनको फिर से अपनी आज़ादी क्लेम करनी पड़ रही है। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब नहीं है कि वोटिंग राइट्स ये तो हमें मिल ही गए हैं, सुरक्षा नहीं मिली ना। जब तक मुझे सुरक्षा नहीं है, जब तक मैं यहाँ डर के जी रही हूँ, जब तक मेरे अंदर डर है कि मैं बाहर निकलूंगी और घर पहुँचूंगी नहीं पहुँचूंगी सुरक्षित, या शादी के बाद मुझे जला दिया जाएगा या मेरा उत्पीड़न होगा, तो वो कौन सी इक्वालिटी है? वो तो कौन सी मैम क्या equality जब हम है? न्याय मांगते हैं तो क्या जस्टिस सिस्टम से हमारे पास कोई उम्मीद बची है कि जब भी बिल्किस बानो वाले मामले में ही एक जुडिशल एक्सपर्ट ये कमेंट करती हैं कि हम रेमिशन को इस बिना पर इलीगल नहीं कह सकते क्योंकि क्राइम बहुत हीनियस था। क्या ये कमेंट आपको बहुत ही इलॉजिकल नहीं लगता? क्योंकि क्राइम हीनियस था तो रेमिशन तो लॉजिकल है ही नहीं। देखिए, एक तो ये रिमिशन टोटली आउट ऑफ द वे जाके दिया गया है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव किया गया है। जब निर्भया के समय वो एक जुवेनाइल बाहर निकला था, उस पर मैंने आंदोलन किया शुरू, और उस पर जब बहुत ज़्यादा मोमेंटम बिल्ड हुआ, विद इन 24 आवर्स वो 48 आवर्स वो पार्लियामेंट में जुवेनाइल लॉ चेंज हुआ। ठीक है, जब वो जुवेनाइल लॉ चेंज हुआ तो हमें बताया गया कि ये चेंज आपकी वजह से, तो चलो आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, चेंज हुआ, पर ये उस पर लागू नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा हीनियस क्राइम था, तब भी उस पर रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया गया। पर इनके केस में वापस जाकर फिर से उसको रिएक्टिवेट कर फिर उसको लागू किया गया। तो ये तो एक सरासर अन्याय है ना। एक तरह से ये बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी गई हैं पूरे न्याय व्यवस्था की इस केस में। तो मुझे बताने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। आपको दिख रहा है कि किस तरह से बिल्किस बानो को टारगेट किया जा रहा है। 15 साल में कौन से संस्कार जाग गए उनके मन में, जो अचानक से उनको एकदम से ऐसा बोला कि दरवाजे खोले और जाओ, और ऊपर से सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि राम जी कोई लंका दहन करके आए हैं जी। कमाल की बात है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है एक तरह से। देखिए, आपने इस इंटरव्यू में जो भी बातें सुनी उनसे आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मेरी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं, और बट आपको इन सब बातों पर विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह के सवाल, इसी तरह के रिपोर्ट्स हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।